हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी तैयारी को एक नई डायरेक्शन देते हैं, एक नई डायमेंशन देते हैं, एक नए डिटर्मिनेशन के साथ। और मेरे साथ, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ और अब मैं जुड़ चुका हूँ यूट्यूब पर। और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्रमोट करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। चलिए आज शुरू कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले जरूरी होता है उस सब्जेक्ट को परिभाषित करना। चाहे वह इतिहास हो, भूगोल हो या अन्य कोई विषय हो, उसे परिभाषित करना और समझना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को भी परिभाषित करना होगा। हमें इस सब्जेक्ट की आधारभूत संकल्पनाओं को या बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना होगा। इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा और इस शब्दावली को समझकर ही हम इस सब्जेक्ट की एक व्यापक समझ को विकसित कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य व्यवस्था आखिरकार क्या होती है। अक्सर हम इस शब्द को सुनते रहते हैं, राज्य व्यवस्था या पॉलिटी, संविधान, इस तरह के शब्दों को सुनते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य व्यवस्था आखिरकार क्या होती है। कई बार हमारे मन में भ्रम संशय उत्पन्न होता है कि आखिरकार राज्य व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राज्य व्यवस्था मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बनी है, जो राज्य और व्यवस्था हैं। राज्य व्यवस्था स्पष्ट हो रहा है ना कि दो शब्दों से मिलकर बनी है, राज्य और व्यवस्था। अब यहाँ पर बात आती है राज्य क्या है। कहीं ये हमारा प्रांत तो नहीं है। कई स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं और अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं और वह सोचते हैं कि कहीं ये राज्य वही राज्य तो नहीं है जो हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या अन्य कोई प्रदेश है, उसी को राज्य तो नहीं कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम समानार्थी रूप में राज्य या प्रांत जरूर कह देते हैं, लेकिन जब हम राज्य को एक देश के सेंस में, एक व्यापक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो राज्य का अर्थ हम राजनीतिक संगठन से लेते हैं। राज्य या स्टेट या राजनीतिक संगठन, यह राजनीतिक संगठन कुछ मूलभूत तत्वों से मिलकर बना होता है। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी या टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी से मिलकर बनता है। राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो चार तत्वों जनसंख्या, भूगोल, सरकार और संप्रभुता से मिलकर बनता है। समझ रहे? तो राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन है, ना कि यह यहाँ पर कोई भौगोलिक इकाई या सीमित प्रांत के रूप में राज्य है। राज्य यहाँ पर क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो जनसंख्या, भूगोल, सरकार और संप्रभुता से मिलकर बना होता है। राज्य व्यवस्था के जब भी हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो राज्य के चार मूलभूत तत्वों को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक एक तत्व को समझ लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या को भी समझना जरूरी है, भूगोल, सरकार, संप्रभुता को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। जनसंख्या में जिस तरह की विविधता होगी, जनसंख्या का जिस तरह से स्वरूप होगा, उसी तरह से राज्य का भी स्वरूप होगा। अब सोच लीजिए कि जनसंख्या किस तरह से राज्य के स्वरूप को निर्धारित करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले यहीं से हम समझ लेते हैं। जनसंख्या या पॉपुलेशन, जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बनी है, जन और संख्या, अर्थात लोगों का समूह या लोगों की संख्या या लोगों का समुदाय। जब यह जनसंख्या छोटी होती है, कम होती है, तब हम एक सामान्य समूह कहते हैं। लेकिन जब यह जनसंख्या व्यापक हो जाती है, जब कहते हैं ना कि 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी या 135 करोड़ जनसंख्या अब हो चुकी है, तो 135 करोड़ जनसंख्या की जब बात हम करते हैं तो इस जनसंख्या में काफी कुछ विविधता देखने को मिलेगी। इस जनसंख्या की विविधता के आधार पर राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। हमारी जनसंख्या में सोचिए किस तरह की विविधता है। धर्म, जाति, पंथ, समुदाय इत्यादि के आधार पर काफी विविधता देखने को मिलती है और इसी के आधार पर हमारी सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहाँ पर अल्पसंख्यक भी है, बहुसंख्यक भी है और सभी मिलकर साथ में कार्य करते हैं। सभी को एक दूसरे पर विश्वास होता है। आखिरकार कैसे विश्वास होता है? क्योंकि राज्य का स्वरूप इस विविधता के आधार पर ही निर्धारित हुआ है। कैसे निर्धारित हुआ है? सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, भारत में विभिन्न जातियां हैं। कौन कौन सी जातियां?
कई तरह की जातियां हैं। जातियों को भी वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से में? SC, ST, OBC जनरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा कई धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, कई अन्य पंथ भी हैं, छोटे छोटे पंथ भी हैं जो अन्य कई विचारधाराओं को मानते हैं। समझ रहे? तो इस तरह से धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। कई संस्कृति के मानने वाले लोग भी इस भूमि पर, इस धरा पर निवास करते हैं। हम देखते हैं भारत भूमि में काफी सांस्कृतिक विविधता भी दिखाई देती है। हमारे भारत में कई संस्कृतियां, कई तरह के खान पान, कई तरह के रहन सहन के लोग निवास करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जनसंख्या में काफी विविधता दिखाई देती है। तो जनसंख्या में जब विविधता दिखाई देगी तो क्या होगा, सोचिए। जनसंख्या में अगर विविधता दिखाई देगी तो जनसंख्या की विविधता के आधार पर राज्य का स्वरूप निर्धारित होगा। क्योंकि जब भी हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य किसी एक सामुदायिक या धार्मिक या जातिगत मान्यता को लेकर नहीं चल सकता है। उसे व्यापक जनसंख्या और अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों दोनों को लेकर चलना है। इसलिए दोनों का विश्वास बहाल करना है और इसलिए उसको अपना स्वरूप इस तरह से निर्धारित करके चलना है कि समाज में सामंजस्य बना रहे। तो भारत का स्वरूप कैसा है? भारत राज्य का स्वरूप कैसा है? भारतीय राज्य का स्वरूप है क्या? हम पढ़ते हैं ना प्रस्तावना या उद्देश्य का भारत की संविधान में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनता है ना। समाजवादी का क्या अर्थ होता है? समता मूलक समाज की स्थापना करना, भेदभाव का अभाव हो, भेदभाव बिल्कुल ना हो, भेदभाव को कम से कम या उसका उन्मूलन करने का प्रयास किया जाए, समाज में एक समता स्थापित करने का प्रयास किया जाए, समाज में शोषण का उन्मूलन करने का प्रयास किया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी व्यवस्था। क्या कहते हैं? समाजवादी व्यवस्था। राज्य ने क्या स्वरूप अपनाया? समाजवाद, अर्थात भेदभाव नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, सभी में एक समता का भाव रहेगा। समझ रहे? तो इस तरह से समाजवादी स्वरूप है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि सभी समुदायों का हमें ध्यान में रखना है। पंथ निरपेक्ष भी राज्य का स्वरूप है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्यों है? क्योंकि राज्य का कोई एक धर्म या पंथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर एक धर्म को जहाँ जहाँ प्रमुखता दी जाएगी और दूसरे धर्म के साथ कहीं ना कहीं अगर अत्याचार होगा या कहीं ना कहीं भेदभाव होगा तो ऐसे में कई समस्याएं हो जाएंगी। यदि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह की भावना, गृह युद्ध की भावना देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश बना और 1956 में क्या किया गया? और 1956 में सिंगलियों की भाषा को एक राज्य व्यवस्था के रूप में मान्यता दे दी गई और तमिलों के हितों को दरकिनार किया जाने लगा। शुरू से ही जब से 1948 में स्वतंत्र देश बना तभी से सिंगलियों की या बहुसंख्यकों की जनसंख्या को, मान्यताओं को प्रमुखता दी गई और उन्हें सरकारी नौकरियों, रोजगारों में और उनकी मान्यताओं को प्रमुखता दी जाने लगी। और तमिल कहीं ना कहीं अपने आप को शासन से बेगाना समझने लगे और कहीं ना कहीं उनमें एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। और इसी विद्रोही या इसी तरह की भावनाओं का सहारा लेकर लिट्टे बना, जो बाद में आतंकवादी संगठन के रूप में परिणत हो गया और श्रीलंका की राज्य व्यवस्था को उसने काफी कुछ चुनौती प्रदान की और बाद में हालांकि उसका उन्मूलन कर दिया गया था। समझ रहे? तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में बहुसंख्यकों के हितों को वर्चस्व प्रदान किया गया। तो ऐसे में वहां पर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। वहीं पर दूसरा एक मॉडल देख लेते हैं बेल्जियम का। वहां पर बेल्जियम में क्या हुआ कि बेल्जियम में 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक तरह से डच, फ्रांसीसी और जर्मन। डचों की जनसंख्या लगभग 59% थी और लगभग 40% फ्रांसीसी और 1% लगभग जर्मन थे। तो ऐसे में क्या हुआ? एक ब्रुसेल्स में सरकार है और एक केंद्रीय स्तर पर सरकार थी। समझ रहे? तो कहने का सेंस है 2 स्तर की सरकारें वहां पर थी। शुरुआत में 2 स्तर की सरकारें थी। 2 स्तर की सरकारें वहां पर देखी जाती है। तो 2 स्तर की सरकारें जो देखी जाती है उसमें सबसे पहले क्या हुआ? केंद्रीय सरकार में डचों ने क्या किया? फ्रांसीसियों का भी बराबर प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया। दोनों के बराबर प्रतिनिधि केंद्र सरकार में चुने जाते हैं। और ब्रुसेल्स में जो सरकार है उसमें क्या किया? फ्रांसीसियों ने डचों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। समझ रहे?
तो डचों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। अब मैं आपको बताऊं, डचों का बाहुल्य था जनसंख्या के रूप में, लेकिन फ्रांसीसी आर्थिक रूप से काफी समृद्ध थे। तो अगर ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बहुसंख्यकों के हितों को वर्चस्व प्रदान किया जाता तो कहीं ना कहीं टकराव की व्यवस्था उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन बेल्जियम ने काफी समझदारी से क्या किया कि ब्रुसेल्स में भी समान प्रतिनिधित्व मिल गया, ब्रुसेल्स की सरकार में दोनों समुदायों को, और केंद्रीय सरकार में भी समान प्रतिनिधित्व रखा गया। इससे दोनों समुदायों के मध्य सामंजस्य स्थापित हो सका। श्रीलंका में नहीं हो सका, बेल्जियम में हो गया। समझ रहे? तो इस तरह की भावना लोगों के बीच में उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह से हम कहेंगे कि भारत में भी काफी विविधता देखी जाती है, और भारत ने क्या किया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप अपनाया। इसलिए भारत में विरोधी भावनाएं कम से कम देखने को मिलती हैं। देखिए, जनसंख्या में काफी विविधता है, जनसंख्या की काफी ज्यादा है, तो थोड़े मोड़े विद्रोह, थोड़े मोड़े छुटपुट समस्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन व्यापक कोई समस्या यहाँ पर नहीं देखी जाती है। समझ रहे हैं? तो ऐसे में एक सामुदायिक विविधता आवश्यक है, लेकिन सामुदायिक सामंजस्य भी बना रहे। इसलिए राज्य का स्वरूप किस तरह से अपनाया गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और कैसा समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये स्वरूप प्रदान किया गया है। तो जनसंख्या की विविधता राज्य की स्वरूप में विविधता को प्रोत्साहित करती है। अब दूसरा तत्व हम देख लेते हैं, भूगोल या क्षेत्रफल। अब भूगोल या क्षेत्रफल को जब भी हम देखेंगे, एक राजनीतिक संगठन का एक मूलभूत तत्व होता है और राज्य की काफी कुछ नीतियों को निर्धारित करने का कार्य करता है। सोचिए, मिस्र या किसी अन्य रेगिस्तानी क्षेत्र की भौगोलिक या आंतरिक नीति कुछ और हो सकती है, और भारत जैसे विविधतापूर्ण भौगोलिक रूप से बाहुल्य वाले देश में अलग तरह से विदेश नीति होगी और अलग तरह से आंतरिक नीतियां निर्धारित होंगी। अब सोचिए, एक कविता मुझे याद आ रही है, कविता या गीत था, एक गाना था, एक 1954 में एक मूवी आई थी। 1954 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था जागृति, और जागृति मूवी को 1956 में 3rd फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड दिया गया था। इसमें कवि प्रदीप जी ने एक गाना गाया था, उन्होंने लिखा भी था और गाया भी था। क्या कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। और आगे क्या, आगे भौगोलिक विविधता बताई गई है। क्या, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, जमुना जी के घाट को देखो, जमुना जी का घाट ये देखो, गंगा जमुना जी के तट को ये देखो, गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। इस तरह की कविता है, इस तरह का ही गाना है। आप इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, 1954 की मूवी है, यूट्यूब पे डालेंगे, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेरा यहाँ पर मंतव्य मूल रूप से भूगोल या क्षेत्रफल की विविधता दिखाना है। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, अर्थात हिमालय उत्तर में रक्षा करता है। उत्तर में हमें सेना कम से कम लगाने की जरूरत पड़ती है, जरूरत तो पड़ती है लेकिन कम से कम जरूरत पड़ती है, और हिमालय हमारी रक्षा प्राचीर के रूप में कार्य करता है। और दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। इसके अलावा आप देखते हैं और भी कुछ हैं, समझ रहे ना, और भी कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं, समझ रहे। तो इस तरह से भूगोल या क्षेत्रफल की काफी विविधता देखने को मिलती है। इसी आधार पर हमारे विदेश संबंध निर्धारित होते हैं और इसी आधार पर हमारी आंतरिक नीतियां भी निर्धारित होती हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जनसंख्या, भूगोल मूलभूत तत्व हैं राज्य के, जिनको कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जनपद भी कहा था। जनसंख्या, भूगोल, भूगोल या भूमि को मिलाकर, जनसंख्या और भूमि को मिलाकर इन्होंने क्या कहा था, जनपद कहा था। समझे? अब राज्य एक राजनीतिक संगठन होता है, तो तीसरा एक महत्वपूर्ण तत्व भी होता है, वो है क्या है, सरकार। सरकार क्या है, सरकार राज्य की प्रत्यक्ष इकाई होती है, जिसके माध्यम से राज्य अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। राज्य अपनी नीतियां और कार्यक्रम और कानून बनाने का प्रयास करता है और उन्हें लागू करवाने का भी प्रयास करता है। किसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से। तो सरकार क्या हो गई, एक राजनीतिक तंत्र की एक इकाई हो गई, जिसके माध्यम से राजनीतिक संगठन को संचालित करने का कार्य किया जाता है। समझ रहे? चौथा तत्व कौन सा हो गया, संप्रभुता, सोवरेंटी। सोवरेंटी क्या होती है, सोवरेंटी एक ऐसी राजनीतिक संकल्पना होती है जिसमें हम बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त रहते हैं और आंतरिक रूप से भी हम स्वतंत्र होते हैं, किसी भी नीति या कानून या विधान को बनाने के लिए और उसे लागू करने के लिए। अब सोचिए, संप्रभुता को जब हम बाह्य रूप में देखते हैं तो संप्रभुता बाह्य रूप में कैसे दिखाई देती है। हम देखते हैं कि संप्रभुता जब हम बाह्य रूप में बात करते हैं तो भारत किसी भी
भारत किसी भी संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बन सकता है, सदस्यता त्याग कर सकता है। हालांकि कुछ स्टैंडर्ड हो सकते हैं जिसके आधार पर भारत को सदस्यता मिले या ना मिले, लेकिन हमको ग्रहण करना है या नहीं करना है, ये भारत इसके लिए स्वतंत्र होगा। हमारे ऊपर किसी संगठन की सदस्यता को आरोपित नहीं किया जा सकता। इवन जब राष्ट्रमंडल की हमने सदस्यता स्वतंत्रता के बाद ग्रहण की थी तो इसकी कुछ आलोचनाएं हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि हमने एक सांस्कृतिक स्वरूप के रूप में हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया है, ना कि हमने अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता किया है। हम राष्ट्रमंडल के सदस्य जरूर हैं, लेकिन हम संप्रभु राष्ट्र हैं और हमने संप्रभुता के साथ किसी तरह से समझौता नहीं किया है। तो मेरा कहने का सेंस है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं या सदस्यता को त्याग कर सकते हैं, हालांकि कुछ उसके मानक हो सकते हैं। इसी तरह से हम किसी देश के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, संबंध विच्छेद कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमें ज़्यादा संवाद नहीं रखना है, ज़्यादा हमें संबंध नहीं रखना है, तो हम उसके साथ अपने संबंध भी सीमित कर सकते हैं। और अगर हमें किसी देश के साथ लगता है कि रूस, ब्रिटेन या अमेरिका के साथ संबंध हमें काफ़ी प्रोत्साहित करने हैं, तो हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस तरह से बाह्य रूप में हम स्वतंत्र होते हैं। और आंतरिक रूप में भी अगर हमें कोई कानून बनाना है, नियम बनाना है, नीति बनानी है, कार्यक्रम बनाने हैं, तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हमने देखा, हम राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इस तरह से कई अधिनियम बनाए हैं, स्वतंत्र रूप से बनाए हैं, किसी बाह्य हस्तक्षेप से नहीं बनाए हैं, ना ही हम बाह्य हस्तक्षेपों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कई कार्यक्रम, नीतियां, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कई तरह की योजनाएं हम बनाते हैं बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता एक तरह से हमें काफी मजबूती प्रदान करती है। संप्रभुता एक राजनीतिक संकल्पना होती है जिसके अंतर्गत राज्य अपनी विदेशी नीति, विदेशों के साथ संबंध निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है और आंतरिक रूप से नीतियां, कार्यक्रम और कानून बनाने और लागू करने के लिए भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। समझ रहे? तो इस तरह से हमने देखा, राज्य एक राजनीतिक संगठन होता है जिसके 4 मूलभूत तत्व अर्थात जनसंख्या, भूगोल, सरकार और संप्रभुता होते हैं। अब ये तो राज्य के 4 मूलभूत तत्व हो गए, लेकिन क्या राज्य यहीं तक सीमित रह जाता है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। कौटिल्य हमारी राजनीतिक परंपरा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने शासन के राजकाज संचालित करने के लिए कई चीजें उन्होंने बताई। इसके अलावा हम देखते हैं कौटिल्य, चाणक्य किस रूप में फेमस है। उन्होंने क्या किया, एक वंश को उखाड़ फेंका और दूसरे वंश की स्थापना कराई। नंद वंश में जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य को काफी कुछ सहायता प्रदान की। समझ रहे हैं? तो उन्हीं कौटिल्य ने अपना एक सप्तांग सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि राज्य तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता, राज्य का एक स्वतंत्र अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंतर्गत 7 तत्व न हो। 7 कौन कौन से तत्व? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 तत्व होने अत्यंत आवश्यक हैं। 7 तत्व होने अत्यंत आवश्यक है। किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत। राज्य के अंतर्गत 7 तत्व होने आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला मूलभूत तत्व कौन सा है? राज्य। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? राजा या स्वामी। राजा या स्वामी या द किंग। पहले पुरातन परंपराओं में क्या होता था? जो शासक होता था वह राजा होता था, सम्राट होता था, और एक व्यक्ति के हाथ में ही चाहे विधायी, कार्यपालक या न्यायिक या किसी अन्य प्रकार की शक्ति, सारी की सारी शक्ति उन्हीं के हाथ में होती थी, राजा के हाथ में। तो ऐसे में राजा को नियंत्रित और अनुशासित करना अत्यंत आवश्यक था। तो कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने उनके जीवन, व्यक्तिगत जीवन को भी निर्धारित करने का प्रयास किया और उन्होंने उनकी दिनचर्या भी निर्धारित कर दी और दिन और रात को कुछ पैरों में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हैं? तो एक तरह से दैनिक दिनचर्या भी निर्धारित करने का प्रयास किया और राजा को अनुशासित करने का प्रयास किया, क्योंकि राजा अनुशासित नहीं होगा तो प्रजा कैसे अनुशासित होगी? राजा के जैसा आचार विचार व्यवहार होगा उसी तरह से प्रजा का आचार विचार व्यवहार होगा। तो इसलिए राजा को अनुशासित करने के लिए उन्होंने काफी कुछ नियम और उन्होंने काफी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन रखे। किसने? कौटिल्य ने। इसके अलावा कौटिल्य ने जो स्वामी या राजा या द किंग बताए हैं, उसके अलावा दूसरा तत्व उन्होंने बताया है क्या? अमात्य या मंत्री। अमात्य या मंत्री, मंत्री जैसा होगा
सलाहकारी संगठन जैसे होंगे राजा उसी तरह से कार्य करता है। आधुनिक संदर्भों में भी हम जब राजा की बात करते हैं तो राजा तो नहीं है, लेकिन शासक या औपचारिक प्रधान भारत में राष्ट्रपति जी हैं। डी ज्योर या वैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति जी। और औपचारिक प्रमुख वैधानिक या औपचारिक या आलंकारिक प्रधान राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री देखे जाते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है और वह राजकाज के संचालन के लिए राष्ट्रपति जी को सलाह प्रदान करने का कार्य करती है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं, समझ रहे? तो यहाँ पर पुरातन रूप में क्या होता था? राजा होता था। और यहाँ पर मंत्रिपरिषद, जैसे वर्तमान लोकतंत्रों में मंत्रिपरिषद होती है, भारत में भी मंत्रिपरिषद है, उसी तरह से वहां पर भी मंत्री या अमात्य की बात की जाती थी। एक सलाहकारी संगठन की वहां पर भी बात की जाती थी। और अमात्य को एक तरह से राजा की आंख के रूप में संज्ञा दी गई, राजा की आंख की संज्ञा दी गई। तो इसलिए अमात्य का चुनना काफी महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। इसलिए राजा जैसे अपने अमात्यों को या सलाहकारी संगठनों को स्वीकार करेगा या उन्हें अपॉइंट करेगा, उस पर सब कुछ डिपेंड होगा। एक राजनीतिक संगठन के रूप में सलाहकारी संगठन अत्यंत प्रभावी होना आवश्यक है। सोचिए, अगर स्वामी या राजा चापलूस और चुगलखोर लोगों को रख ले और ऐसे में तो वो राज्य का सत्यानाश ही कर देंगे और राज्य का कभी भी कल्याण नहीं सुनिश्चित हो सकता। इसलिए राजा को क्या चाहिए? अमात्यों को एक निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करे और उनकी चापलूसी या चुगलखोरी के चक्कर में न पड़े, समझे? तो स्वामी अमात्य के अलावा तीसरा तत्व कौटिल्य ने क्या बताया? जनपद, जो हमने पढ़ा था जनसंख्या और भूगोल, राजा उसके राज्य के राजनीतिक संगठन के रूप में जब हमने दो तत्व देखे थे ना, जनसंख्या भूगोल, तो इसी तरह से यहाँ पर जनसंख्या और भूमि को दोनों को संयुक्त रूप से जनपद कहा है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के बिना भूमि तो एक तरह से क्या है? श्मशान है, और भूमि के बिना जनसंख्या भी एक तरह से अस्तित्वहीन है, जनसंख्या भी अस्तित्ववान नहीं रह सकती, समझ रहे? तो कहने का सेंस है कि जनपद के बाद फिर उन्होंने बताया दुर्ग भी कई तरह के उन्होंने बताया। दुर्ग जैसे औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग, जो दुर्ग जल के चारों तरफ घिरा हो, जिससे बाह्य राज्य का आक्रमण आसानी से न हो सको। पर्वतीय दुर्ग अर्थात ऊंचाई स्थान पर पर्वत पर बने हुए दुर्ग, वहां पर भी राजा की रक्षा सुनिश्चित हो सकती थी। इसके अलावा वन दुर्ग, इसके अलावा मरुस्थली दुर्ग, इस तरह से कई तरह के दुर्ग होते थे जो राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। क्योंकि अगर बाह्य राज्य अचानक से आक्रमण करे तो हमारे दुर्ग ऐसे मजबूत होने चाहिए जिससे अचानक से आसानी से आक्रमण न हो। वर्तमान संदर्भों में भी राजधानी क्षेत्र को काफी सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। और अगर तुलना करें तो कहीं ना कहीं राजधानी से हम तुलना कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री आवास या राष्ट्रपति आवास होता है उस तरह से दुर्ग नहीं है जिस तरह से प्राचीन रूप में दुर्ग होते थे। हम वर्तमान में अगर तुलना करें तो कहीं ना कहीं राजधानी से हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दुर्ग के अलावा कोष या राजकोष, कौटिल्य ने क्या कहा कि कोष या राजकोष की राज्य के निर्धारण में या राज्य की शक्ति के निर्धारण में काफी कुछ भूमिका होती है, प्रजा के कल्याण के निर्धारण में काफी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब सोचिए किस तरह की भूमिका होती है। कौटिल्य ने कहा, क्या कहा? वैसे भी क्या होता है, राजकोष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कहा, पता है क्या? उसमें कहा गया कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर हैं, इसलिए कोषागार पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, कौन? कौटिल्य कहता है। क्या कहता है? सभी उद्यम वित्त पर निर्भर हैं, अतः कोषागार पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कोषागार के माध्यम से जनता का सर्वाधिक कल्याण सुनिश्चित होगा और कोषागार के माध्यम से ही राज्य काफी मजबूत अपने आप को सिद्ध कर सकेगा, क्योंकि उसके आधार पर ही सेना को अच्छी मजबूत सेना को रख सकता है, सेना को संचालित कर सकता है और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है, अपनी भौगोलिक अखंडता को सुनिश्चित कर सकता है, प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। और कोष के अलावा अगला तत्व है सेना या दंड। जितनी अच्छी सेना होगी, जितनी सुसंगठित और अनुशासित सेना होगी, उतनी ही राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी, समझ रहे? तो इसके अलावा मित्र भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में चाहे व्यक्तिगत रूप हो चाहे राज्य का स्वरूप हो, राज्य के स्वरूप और उसकी अखंडता को सुनिश्चित करने का कार्य मित्र भी काफी कुछ भूमिका निभाता है, क्योंकि मित्र विपरीत परिस्थिति में सहयोग करता है, समझ रहे? तो अमात्य को स्वामी अमात्य को क्या कहा गया? एक मुख की संज्ञा दी गई। जनपद को एक तरह से राज्य के पैर की संज्ञा दी गई। दुर्ग को एक तरह से भुजाओं की संज्ञा दी गई। कोष
कोष को किसकी संज्ञा दी गई, कोष को मुख्य की संज्ञा दी गई, और दंड को किसकी संज्ञा दी गई, दंड को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। दंड को कहा गया, सेना को एक तरह से मस्तिष्क कहा गया, और मित्र को भी काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, मित्र को भी काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। किसके, राजकाज के संचालन में, राज्य व्यवस्था के संचालन में मित्र या मित्र राष्ट्रों की भी प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया गया। समझ रहे? तो इस तरह से हमने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को देखा। ये सारे तत्व भी राज्य के सर्वांगीण बनाने के लिए या सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए ये तत्व भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब वर्तमान संदर्भों में अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो एक सरकार या संरचनागत रूप से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 12 में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। और कैसे परिभाषित किया है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और संसद, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, एंड राज्य सरकार और विधानमंडल, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। ओके, इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आधुनिक संदर्भों में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल होते हैं। तो इस तरह से हमने राज्य को समझ लिया। अब राज्य की व्यवस्था कैसे संचालित होती है, व्यवस्था को देख लेते हैं। व्यवस्था यहाँ पर क्या है, राजनीतिक तंत्र है, पॉलिटिकल सिस्टम, और यह सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है, हमने बताया कि राज्य तो क्या होता है, अमूर्त संकल्पना होती है। राज्य को टच करके, स्पर्श करके हम नहीं बता सकते कि ये राज्य है। सोचिए, किसी व्यक्ति पर आप हाथ रख दें, कह दें कि ये व्यक्ति राज्य है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। या भूमि पर या भूगोल पर आप हाथ रख दें और कह दें कि देखो भूगोल को टच कर सकते हैं, लेकिन राज्य को उसके माध्यम से ही अभिव्यक्त नहीं कर सकते। समझ रहे ना? तो इसके अलावा सरकार भी होती है। सरकार के माध्यम से भी आप ये नहीं कह सकते कि सरकारी राज्य हो गया, और संप्रभुता के आधार पर ये अकेला नहीं कह सकते। ये सभी तत्व मिलकर राज्य की अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए क्या है कि जो सरकार है, सरकार क्या करती है, सरकार राज्य की एक तरह से प्रत्यक्ष इकाई होती है, जिसके माध्यम से राज्य सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों को निर्धारित करने का कार्य करता है, उन्हें बनाने का कार्य करता है, और उनको लागू करने का भी कार्य करता है। सरकार के माध्यम से राज्य अपनी नीतियों को लागू करने का भी प्रयास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से भी होती है। राज्य एक अमूर्त संकल्पना होती है, लेकिन सरकार एक तरह से प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है राज्य की। समय अब सरकार की भी यहाँ पर 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 शाखाएं होती हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? विधायिका का क्या कार्य होता है, जैसा नाम से स्पष्ट है, विधान या कानून का निर्माण करना, या to legislate the law या framing the law is the basic function of our legislature। केंद्र स्तर पर ये क्या है, केंद्र स्तर पर संसद कहते हैं विधायिका को, और राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। अब बात आती है दूसरी, कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कार्य का पालन करना, अर्थात जो विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करने का कार्य करती है। कार्यपालिका क्या करती है, उन्हें विधि या कानून को लागू करने का कार्य करती है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिंग द लॉ इज द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो कार्यपालिका में भी हम 2 तरह की कार्यपालिका देखते हैं, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। जो मंत्री होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि 5 वर्षों में उनका निर्वाचन होता है, और 5 वर्ष बाद हो सकता है कुछ नए मंत्री आए, कुछ लोग चुन के आए, कुछ लोग नहीं चुन के आ पाए। समझ रहे? और स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जो आप IAS, IPS या अन्य प्रकार के अधिकारी के रूप में आप जो पद ग्रहण करेंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो प्रशासनिक अधिकारी स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। क्योंकि आप तो एक बार क्या हो, सिलेक्ट हो गए, तो अब आप परमानेंटली सिलेक्ट हो गए। आप परमानेंटली क्या करेंगे, पद धारण करेंगे। जब तक आप कोई अवैध या कोई काफी खतरनाक एक्टिविटी नहीं करते हैं, तब तक आपको पद से नहीं हटाया जाएगा। समझ रहे? तो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं। तो कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, विधि या कानून को लागू करना। और इसके अलावा जो तीसरी शाखा है सरकार की, वो तीसरी शाखा कौन सी है, या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या कार्य करती है, विधि या कानून की व्याख्या करने का प्रयास करती है। जो विधान या कानून विधायिका बनाती है, और कार्यपालिका जिन कानूनों या विधायनों को लागू करने का प्रयास करती है, न्यायपालिका उनका अर्थांकन करने का या व्याख्या करने का कार्य करती है कि विधायिका कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है कानून के माध्यम से। तो यदि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उस कानून को न्यायपालिका निरस्त घोषित कर देगी। या अगर कोई पर्टिकुलर कोई क्लॉज
कोई कानून ना बना व्यापक रूप से, मान लो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और उसकी कोई एक धारा मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उसकी वह धारा आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या करेगी न्यायपालिका, उस आर्टिकल को शून्य घोषित कर देगी। इसे क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, समझ में। तो कहने का मेरा सेंस है मूल अधिकारों का उल्लंघन यदि कोई क्लॉज या कोई अधिनियम पूरा अगर करता है तो क्या होगा, न्यायपालिका उसे शून्य या निरस्त घोषित कर सकती है। यदि कार्यपालिका भी कोई कानून या नियम को गलत तरीके से लागू कर रही है, समझने में समस्या हो सकती है प्रशासनिक अधिकारियों को, या अपने स्वाभिमान का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो ऐसे समय में किसी भी तरह से अगर जो कानून है या नियम है उसको गलत तरीके से लागू किया जा रहा है या उसमें मनमानापन ढंग अपनाया जा रहा है, तो ऐसे में न्यायपालिका प्रशासनिक अधिकारी को भी बुला सकती है। कानून को निरस्त नहीं करेगी क्योंकि कानून तो सही है, जो लागू किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वह गलत तरीके से किया जा रहा है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, समझ रहे। तो विधि या कानून की व्याख्या करना, अर्थांकन करना और संपूर्ण रूप से न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का मूलभूत कार्य होता है। चलिए हम इस तरह से हमने देखा कि राज्य और व्यवस्था किस तरह से होती है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य और व्यवस्था से मिलकर बनी होती है और इसको हमने सर्वांगीण रूप से समझ लिया। अब हम देख लेते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ अन्य शब्दावली भी होती है, जैसे देख लेते हैं राष्ट्र वर्सेस राज्य, राज्य वर्सेस सरकार, शासन वर्सेस प्रशासन। इन सब में कई बार आप कंफ्यूज भी होते हैं। तो राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र को सबसे पहले समझ लेते हैं। राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से संगठित लोगों का ऐसा समुदाय होता है जो एक समान भाषा, अर्थव्यवस्था, भूगोल या समान सभ्यता या समान रीति रिवाजों के आधार पर मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप में जुड़ाव महसूस करते हैं और एक ही संस्कृति के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जैसे हमने देखा बांग्ला राष्ट्रवाद, बांग्ला राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ ना कि बांग्ला के आधार पर कि बांग्ला भाषाई जो लोग हैं उनके अंतर्गत एक रूपता का भाव उत्पन्न हुआ कि हम सब एक हैं और उनमें एक सर्वोच्चता का भाव उत्पन्न हुआ। तो एक बांग्ला राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं और अन्य राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं। हम सर्वांगीण रूप से भी अगर देखें तो भारत को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र भी कहते हैं, नेशन भी कहते हैं। किस रूप में कहते हैं, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं एक रूपता देखने को मिलती है। हम कहते हैं, सोचिए 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब आप देखते हैं, 26 जनवरी की जब परेड देखते हैं और 15 अगस्त को जब आप लाल किले पे प्रधानमंत्री जी ध्वजा आरोहण करते हैं, तब आपके अंदर जो फीलिंग आती है, जो राष्ट्रगान गाया जाता है, राष्ट्रगीत, कई गीत बनाए गए हैं और कई फंक्शन होते हैं, उस दौरान जो राष्ट्रवाद की भावना ही तो उत्पन्न होती है। ये भावना क्या है, मनोवैज्ञानिक है, कोई औपचारिक भावना नहीं है। ये भावना क्या है, मनोवैज्ञानिक है, समझ रहे। तो राष्ट्र की जब भी हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का समुदाय होता है। यह समुदाय किस आधार पर गठित हो सकता है, एक ही भाषा के आधार पर गठित हो सकता है, एक ही भूभाग के आधार पर गठित हो सकता है, एक ही अर्थव्यवस्था के आधार पर गठित हो सकता है, रीति रिवाज या समान सभ्यता के आधार पर गठित हो सकता है, या मनोवैज्ञानिक विचार के आधार पर गठित हो सकता है। गठित किस रूप में, कोई औपचारिक रूप में नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो जुड़ाव महसूस किया जाता है उसे ही हम राष्ट्र कहते हैं, समझ रहे हैं। जबकि राज्य क्या होता है, राज्य औपचारिक रूप से गठित एक व्यवस्थित समूह होता है जिसमें उसका एक निश्चित कानून होता है और एक निश्चित क्षेत्र होता है, समझ रहे। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। राष्ट्र और राज्य क्या होता है, राष्ट्र को और भी हम चीजों को समझ लेते हैं। राष्ट्र के अंदर क्या होता है कि अपने अंदर सर्वोच्चता की भावना होती है कि हम सर्वोच्च हैं। संप्रभुता राष्ट्र का गुण नहीं होता है, संप्रभुता राष्ट्र का गुण नहीं होता है, लेकिन राज्य का गुण होता है, समझ रहे। राष्ट्र के अंतर्गत क्या होती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके जरूरी नहीं है, लेकिन राज्य स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, समझे। संप्रभुता राष्ट्र का स्वाभाविक गुण नहीं होता है, संप्रभुता राज्य का एक स्वाभाविक गुण होता है। राष्ट्र क्या होता है, एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा होती है, जबकि राज्य एक राजनीतिक और औपचारिक संकल्पना होती है। राष्ट्र की एकता आंतरिक एवं भावनात्मक होती है, लेकिन राज्य की एकता सदैव बाह्य एवं कानूनी होती है। बाह्य एवं कानूनी क्यों होती है, क्योंकि आप राज्य के खिलाफ नहीं जा सकते हो, नहीं तो उसे क्या कहा जाएगा, अलगाववाद कहा जाएगा या उसे विद्रोही कहा जाएगा किसी व्यक्ति को, समझे। तो राज्य के अंतर्गत क्या होता है, आप सभी एक कानून के माध्यम से बंधे हुए होते हैं। तो राज्य की एकता सदैव बाह्य एवं कानूनी होती है, समझे। इसके अलावा राष्ट्र के घटक निश्चित नहीं होते हैं। राष्ट्र के घटक क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन राज्य के घटक निश्चित होते हैं, जैसे जनसंख्या, भूगोल, सरकार और संप्रभुता, समझ रहे ना। सरकार,
और संप्रभुता। इस तरह से क्या होता है, और राज्य क्या होता है, राज्य का अस्तित्व अमिट रहता है। जब तक कोई बाह्य राज्य अपने राज्य के अंतर्गत न मिले तब तक राज्य क्या होता है, राज्य का अस्तित्व भी नहीं कहा जा सकता। राज्य क्या है, स्वतंत्र, उसका पूर्ण अस्तित्व रहता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हो सकता है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं राज्य क्या, राज्य और सरकार के मध्य क्या अंतर होता है। देखिए, राज्य के पास स्वयं स्वाभाविक एवं मूल रूप से अधिकार होते हैं, जबकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ही उपभोग करती है। राज्य क्या करता है, सरकार को कुछ शक्ति प्रदान करता है संविधान के माध्यम से, शक्ति प्रदान करता है। आगे हम अभी संविधान भी देखेंगे। तो राज्य क्या करता है, सरकार को जो अधिकार देता है उन्हीं अधिकारों का उपभोग सरकार करती है। राज्य बड़ी इकाई होती है जिसमें इसके सभी नागरिक शामिल होते हैं, लेकिन सरकार के अंतर्गत सभी नागरिक शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसको जो संचालित करते हैं, जो मंत्री या अधिकारी जो इसको संचालित करने का कार्य करते हैं, वह सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य एक अमूर्त संकल्पना है, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, इसे हम स्पर्श करके ये नहीं अभिव्यक्त कर सकते, बल्कि इसके कुछ प्रतीकों के माध्यम से, जैसे संविधान, ध्वज, समझे, इसके कई अन्य तत्व हैं, तत्वों के माध्यम से इसकी हम अभिव्यक्ति या इसको हम समझ सकते हैं। समझे, सरकार क्या होती है, सरकार राज्य का मूर्त रूप होती है, जिसके माध्यम से राज्य अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, नीति एवं कानून निर्माण करने का कार्य करता है। राज्य क्या होती है, राज्य स्थायी संस्था होती है, जबकि सरकार अस्थायी एवं परिवर्तनशील होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि सरकार का निर्वाचन हर 5 वर्ष में होता है भारत में। तो सरकार क्या है, सरकार हो सकता है पिछली बार और किसी की हो, पिछली बार कांग्रेस या और किसी की सरकार हो, और इस बार जो है बीजेपी की, और फिर अगेन बीजेपी की आ जाए सरकार, समझ रहे, या किसी गठबंधन की आ जाए। तो क्या होता है, सरकार क्या होती है, अस्थायी होती है। राज्य की आलोचना करना देशद्रोह माना जाता है, लेकिन सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं माना जाता है। भारत में आलोचना करना देशद्रोह नहीं माना जाता है, समझ रहे ना, क्योंकि विपक्ष काफी आलोचना करता रहता है, लगभग हर मुद्दे पर आलोचना करता रहता है, नागरिक भी आलोचना करते हैं। तो इसी के माध्यम से क्या होता है, वाद विवाद के माध्यम से, संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से ही क्या होता है कि एक अच्छे निर्णय, एक अच्छे विधेयक या कानून निकलकर सामने आते हैं, अच्छे कार्यक्रम हमारे सामने सरकार प्रस्तुत कर पाती है, क्योंकि पहले से ही उसकी आलोचनाएं या कमियां उजागर होने लगती है। समझ, तो क्या करती है सरकार, सुधार करके और बढ़िया तरीके से अच्छी नीतियां और कार्यक्रम बनाने का कार्य करती है। ये आलोचना ही एक तरह से लोकतंत्र की मूलभूत भावना है, समझ रहे। तो लेकिन राज्य की आलोचना करना क्या माना जाएगा, देशद्रोह। भारत की अगर आलोचना करेंगे, भारत के बारे में गलत हम अभिव्यक्ति करेंगे तो क्या होगा, देशद्रोह माना जाएगा। राज्य का क्षेत्र सदैव निश्चित एवं अपरिवर्तनशील होता है, क्योंकि राज्य का जो क्षेत्र निश्चित हो गया वो निश्चित हो गया। जब तक हम कोई किसी देश से हम हस्तगत न करें, किसी का अधिग्रहण न कर लें, तब तक हमारा राज्य का विस्तार नहीं हो सकता है, और राज्य तब तक नहीं मिट सकता है, उसका अस्तित्व तब तक कम नहीं हो सकता है, या उसकी जो भूभाग तब तक कम नहीं हो सकता है, जब तक कि कोई बाह्य देश या राज्य अटैक करके उसे अपने अंदर न मिला ले, समझ ले। लेकिन सरकार का क्या होता है, क्षेत्र, और क्षेत्र क्या होता है, स्थायी नहीं होता है। सरकार का क्षेत्र स्थायी नहीं होता है। जैसे कभी कोलकाता राजधानी हो सकती है, कभी दिल्ली उसका क्षेत्र हो सकता है ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग हो, शीतकालीन राजधानी अलग हो, तो सरकार का क्षेत्र निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं शासन और प्रशासन की शब्दावली के, शासन और प्रशासन में आखिरकार अंतर क्या होता है, दोनों को परिभाषित करके भी हम देख लेते हैं। देखिए, शासन क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए गवर्नेंस क्या होता है। शासन नीतियों या कानूनों को निर्मित करने और उन्हें लागू करने की एक प्रक्रिया है। गवर्नेंस इज द प्रोसेस टू फ्रेम द लॉ एंड टू एग्जीक्यूट द लॉ। तो नीति या कार्यक्रम या कानूनों को लागू करना और उनका निर्माण करना, संपूर्ण प्रक्रिया, इस संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया शासन में आ जाती है। शासन व्यापक और उच्च स्तरीय संकल्पना होती है। शासन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा किया जाता है। अब दूसरी तरफ अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और शासन। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रूप से शासन करना, और यहाँ पर प्रशासन का सर्वांगीण रूप से क्या अर्थ देखा जाता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समन्वित रूप से, सहयोगी रूप से, जन कल्याणकारी कार्य के लिए जब कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। अब सोचिए, क्या कोई लुटेरी गैंग जो समन्वित होकर सहयोगी रूप से कार्य कर रही है, क्या उसे प्रशासन का नाम दिया जाएगा? नहीं, प्रशासन का नाम नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा?
क्योंकि वह जन कल्याणकारी भावना के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्वयं हित और स्वयं के फायदे के लिए किया जा रहा है, इसीलिए इसे प्रशासन नहीं कहेंगे। पुल का निर्माण करना क्या होगा? प्रशासन होगा। लेकिन चोरी करना, डकैती करना ये प्रशासन नहीं माना जाएगा, समझ रहे? क्योंकि पुल का निर्माण करना किस लिए होता है? जन कल्याणकारी भावना के तहत किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, समझ रहे? और कई लोगों को शामिल करके किया जाता है, इसलिए क्या है? पुल का निर्माण करना एक तरह से प्रशासन है। लेकिन चोरी डकैती एक संगठित रूप से करना वह प्रशासन नहीं है, और उसके लिए चोरी डकैती के लिए तो दंडनीय अपराध भी है। संगठित अपराध के लिए कई राज्यों ने भी दंडनीय अपराध बनाया है और उसके लिए सजा भी निर्धारण किया है, और केंद्रीय स्तर पर भी सजा का प्रावधान है, समझे? तो इस तरह से प्रशासन में निर्णयों का अनुपालन किया जाता है और अधीनस्थ रूप से कार्य किया जाता है। जबकि शासन के अंतर्गत क्या होगा? नीति या कार्यक्रम बन जाएगा, लेकिन प्रशासन क्या करेगा? उसे लागू करने का कार्य करेगा। तो प्रशासन क्या है? शासन के अधीनस्थ संकल्पना होती है और शासन के अधीनस्थ रूप में कार्य करती है, समझ रहे? प्रशासन क्या करेगा? सरकार की नीतियों को लागू करने का प्रयास करेगा। तो प्रशासन क्या होता है? प्रशासन होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब सामूहिक लक्ष्य के लिए सहयोगी रूप से, समन्वित रूप से एक जन कल्याणकारी भावना के तहत कार्य करते हैं, तो उसे प्रशासन कहते हैं। प्रशासन शासन के अंतर्गत रहकर अधीनस्थ रूप से नीतियों को, कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करता है। प्रशासन सरकार की नीतियों को लागू करने का ही दूसरा नाम है। ओके, यहाँ तक आपको ये शब्दावली मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को क्लियर कट हो गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और चीजों पर हम देख लेते हैं। सरकार, आखिरकार सरकार क्या होती है? सरकार को हम देख रहे थे। जब तक हम सरकार को नहीं समझेंगे तब तक हम राजनीतिक तंत्र या व्यवस्था को और राज्य व्यवस्था को संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। तो देख लेते हैं कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। हमने देखा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग होते हैं। अब विधायिका के अंतर्गत हम सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रीय स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं? संसद। और राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के अंतर्गत क्या दिया गया है? आर्टिकल 79 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति और दो सदन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। और 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है। इसमें वरिष्ठता कम होती है राज्यसभा के कंपेरिजन में, क्योंकि लोकसभा क्या होती है? लोकसभा के लिए कैंडिडेट को चुने जाने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा के निर्वाचन के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है, समझे? तो राज्यसभा क्या होती है? उच्च सदन होता है, वरिष्ठ सदन होता है, विशेषज्ञ सदन होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कई मुद्दों पर, जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा, कई अन्य विशेषज्ञ क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ से अक्सर जो है राज्यसभा में लोग चुने जाते हैं, समझ रहे? हालांकि हो सकता है कि अन्य आधारों पर भी चुने जाते हैं, लेकिन कई तरह की वरिष्ठता देखने को मिल सकती है, कई तरह की विशेषज्ञता देखने को मिल सकती है। लोकसभा में मुख्य रूप से निर्वाचित सदन होता है। क्यों मुख्य रूप से निर्वाचित सदन होता है? क्योंकि अधिकांश सदस्य क्या होते हैं? वह डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, इसलिए काफी व्यापक प्रतिनिधित्व दर्शाने वाली संस्था होती है। राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कौन होती है? राज्यसभा होती है। और राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है, उच्च सदन होता है। स्थायी सदन क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा में जो कोई सदस्य चुना जाता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है, और हर 2 वर्ष में क्या होता है कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, समझे? तो राज्यसभा क्या हो गया? वरिष्ठ या उच्च सदन हो गया। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है। कुछ विशेष अधिकार भी राज्यसभा को मिले हुए हैं जो लोकसभा को नहीं मिले होते हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करना, समझे? तो इस तरह के कुछ स्वाभाविक राज्यसभा को मिले हुए हैं। और इसके अलावा और हम देखें तो लोकसभा में सरकार और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं। राज्यसभा में भी सरकार एवं विपक्ष दोनों शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा कानून एवं नीतियों का निर्माण बहस, चर्चा एवं संवाद के माध्यम से करती है। इसी तरह से राज्यसभा में भी क्या होता है? राज्यसभा में भी कानून एवं नीतियों का निर्माण, मार्गदर्शन और पक्ष विपक्ष के संवाद के माध्यम से होता है, समझ रहे? लोकसभा में भी क्या होता है? लोकसभा में भी होता है वाद विवाद और संवाद के माध्यम से, और राज्यसभा में भी कानून एवं नीतियों का निर्माण वाद विवाद संवाद के माध्यम से होता है। कानून एवं नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञ भूमिका राज्यसभा की होती है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। दैट मीन्स पहले हम क्या करते हैं, लोकसभा और विधानमंडल के सदस्यों को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ना, करते हैं। विधानमंडल नहीं, विधानसभा, विधानसभा को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और लोकसभा के सदस्यों को भी हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अधिकांश सदस्यों की बात कर रहा हूं मैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा समझ रहे, लोकसभा और विधानमंडल, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके माध्यम से किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके माध्यम से, और राज्य विधानसभा के अंतर्गत जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके माध्यम से जो निर्वाचक मंडल बनता है आर्टिकल 54 के अंतर्गत, उसके माध्यम से चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति जी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए उनकी शक्तियां कुछ सीमित की गई है और मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श से वह कार्य करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, इसलिए उन्हें काफी कुछ शक्तिशाली पद बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उनको अंतिम स्वीकृति या उन पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी राज्य विधानमंडल देखा जाता है, और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल या गवर्नर शामिल होता है। कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनमें विधानसभा और राज्यपाल दोनों मिलकर विधानमंडल की संरचना करते हैं, या विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और राज्यपाल होते हैं, और जहां पर विधान परिषद भी है वहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर राज्य विधानमंडल की संरचना स्थापित करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए, आपने राज्य विधानमंडल को भी समझ लिया होगा। तो मेरा कहने का सेंस है, राष्ट्रीय स्तर पर जो हम विधायिका की बात करते हैं वह संसद होती है, और राज्य स्तर पर जब हम विधायिका की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल होता है। कुल मिलाकर विधायिका ऐसी संस्था होती है जो विधेयक या कानून बनाने का कार्य करती है, समझ रहे, कानून या विधायन बनाने का कार्य करती है, इसलिए उसे कहते हैं विधायिका या लेजिस्लेचर। टू लेजिस्लेट द लॉ इज द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर लेजिस्लेचर। अब कार्यपालिका की बात आती है तो कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूटिंग द लॉ किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का। अब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो कार्यपालिका में हम देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जी इसके मूलभूत तत्व होते हैं। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है, और यह आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को सलाह परामर्श देने का कार्य करती है। और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर सामान्य रूप से कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देना किसका कार्य होता है, मंत्रिपरिषद का। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, या मंत्रियों को हटाया जा सकता है। मंत्रियों को विभागों या मंत्रालयों का बंटवारा राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर, समझ रहे। तो राष्ट्रपति जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मंत्री क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जी जब तक प्रसाद देंगे तब तक मंत्री जी अपने पद पर रहेंगे। यहाँ पर प्रसाद का मतलब स्वेच्छा से नहीं है, या मैं प्रसाद को एक सामान्य रूप से हंसी मजाक के शब्दों में कह रहा हूँ। यहाँ पर प्रसाद पर्यंत लिखा हुआ है, तो ये राष्ट्रपति जी की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इच्छा ये मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श पर निर्भर है, समझ रहे ना। सलाह परामर्श पर निर्भर है, किसकी, मंत्रिपरिषद की। समझ रहे, अगर मंत्रिपरिषद कहेगी कोई निर्णय लेने के लिए तो राष्ट्रपति जी उस पर क्या करेंगे, निर्णय ले लेंगे, वैसा कर लेंगे, समझ रहे। तो राष्ट्रपति जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से मंत्री उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद लोकसभा या निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से हमने मंत्रिपरिषद देख लिया। राष्ट्रपति जी, अब देखिए विधायिका में भी राष्ट्रपति जी थे। केंद्रीय रूप से जो विधायिका है, संसद है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी की भूमिका थी। कैसे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बन रही थी। अब बात आएगी यहाँ पे कार्यपालिका में भी है राष्ट्रपति जी, बिल्कुल विधायिका और कार्यपालिका दोनों में ये शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्यपालिका की औपचारिक शक्ति पूरी की पूरी इनके अंतर्गत निहित होती है। हालांकि इस कार्यपालिका शक्ति
का जो उपयोग किया जाता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श पर आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अंतर्गत किया जाता है। समझ रहे? तो कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख की जब भी बात आएगी या वैधानिक प्रमुख की बात की जाएगी तो कौन होगा? राष्ट्रपति जी। लेकिन जब वास्तविकता में देखा जाएगा तो वास्तविकता में प्रधानमंत्री जी शासन करने का कार्य करते हैं। लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति जी। कोई आपको डाउट नहीं करना है। औपचारिक प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। वास्तविक प्रमुख कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी होंगे। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति जी में निहित होती है। समस्त कार्य राष्ट्रपति जी के नाम पर संचालित किए जाते हैं। जो भी विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने हो, जो संधि होती है ना, तो चाहे प्रधानमंत्री जी हस्ताक्षर करें या कोई भी हस्ताक्षर करे, लेकिन राष्ट्रपति जी के नाम पर ही वह सारी चीजों को स्वीकृति दी जाती है। राष्ट्रपति जी के नाम पर ही वह संधि या समझौतों को हम मानते हैं और राष्ट्रपति के विश्वास पर ही संधि और समझौते किए जाते हैं। ठीक है ना। तो समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर संचालित किए जाते हैं, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, और मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। और इसके अलावा अगर केंद्र स्तर की कार्यपालिका की बात हम बात करें, राज्य स्तर की कार्यपालिका, तो राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल मिलकर क्या करते हैं? कार्यपालिका का गठन करते हैं। राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल शामिल होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जीक्यूटिव में केंद्रीय स्तर पर देख लिया, राज्य स्तर पर देख लिया। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका। यहाँ पर देखिए सारी चीजों को हम संक्षेप में देख रहे हैं, बस हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, व्यापक रूप में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए न्यायपालिका को देख लेते हैं। न्यायपालिका भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होती है और पूरे देश में उसका क्षेत्राधिकार विस्तृत होता है। और उसके अलावा राज्य स्तर पर राज्य उच्च न्यायालय होते हैं और उसके नीचे जिले स्तर पर जिला न्यायालय एवं इससे नीचे सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं। अब 2 ग्राम न्यायालय की भी संकल्पना आ चुकी है। बीच बीच में कोर्ट आदेश देता रहता है कि जिन राज्यों में ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं किए गए वहां पर जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है ना। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। विधायिका जो कानून बनाती है, अगर उसके आधार पर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्याय प्रदान करने का वहां पे भी कार्य करती है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी कार्य करती है। समझ रहे? तो यहाँ तक आपको सरकार की एक संरचना, उसके कार्य स्पष्ट हो गए होंगे काफी कुछ। तीनों शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्पष्ट हो गई होगी। समझ रहे? सारी चीजें स्पष्ट हो गई होगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब आ जाते हैं हम संविधान पर। देखिए जो हमने सरकार देखी, राजनीतिक तंत्र देखा, जो व्यवस्था समझी, राज्य समझा, सब कुछ समझा हमने। ये सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी अगर संविधान न हो। संविधान क्या होता है? नियम या कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य किया जाता है। अब सोचिए संविधान न हो तो क्या होगा? संविधान न हो तो कार्यों का विभाजन कैसे होगा? विधायिका क्या कार्य करेगी, कार्यपालिका क्या कार्य करेगी और न्यायपालिका क्या कार्य करेगी? इनके अंतर्गत विभाजन ही नहीं हो पाएगी। तो संविधान के माध्यम से क्या होता है कि संविधान सभी नियमों एवं कानूनों का मूल स्रोत होता है और इसके माध्यम से सरकार की तीनों शाखाओं में समन्वय, व्यवस्था का संचालन, मतभेदों का निवारण, नीतियों की दिशा निर्देशक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के माध्यम से किया जाता है। संविधान क्या हो गया? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड हो गया, आधारभूत कानूनी दस्तावेज होता है जिसके आधार पर संपूर्ण राज्य व्यवस्था संचालित हो जाती है। समझे? नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित एवं मर्यादित करने का कार्य भी संविधान करता है। संविधान क्या करता है? कुछ मूल अधिकार भी देता है लेकिन उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाने का कार्य करता है। अब देखते हैं कि संविधान के क्या कार्य होते हैं। अभी मैं बता दूंगा, संविधान ऊपर अपनाया गया और लागू किया बता रहा हूँ, अभी चिंता मत कीजिए। संविधान के कार्य कौन कौन से होते हैं? संविधान के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं जो, जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समाज के सभी सदस्यों में आवश्यक सामंजस्य एवं विश्वास विकसित करना संविधान का कार्य होता है। कमजोर वर्गों का कोई अत्याचार न करे, स्त्री बच्चों का ऊपर अत्याचार न हो, और कमजोर वर्ग जो हैं जिनको हम कहते हैं कुछ कमजोर वर्गों को हम क्या कहते हैं कि आरक्षण देके उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। तो क्या करते हैं कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों में विश्वास बहाली हो। अल्पसंख्यकों की ये भी एक संस्कृति और उनकी भाषा संरक्षित करने का अधिकार दिया गया संविधान में, और बहुसंख्यकों को ही धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य किया गया है। समझ रहे? तो ऐसे में क्या होता है कि बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग दोनों के मध्य आपसी सामंजस्य और विश्वास बहाली हो पाती है। बहुसंख्यक वर्ग पर भी कानूनी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है और अल्पसंख्यक उसके माध्यम से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं संविधान की और क्या कार्य होती है। निर्णय की शक्ति आखिरकार किस संस्था को मिलेगी, ये निर्धारित करने का भी कार्य संविधान करता है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है, ये शक्ति, ये वैधानिक शक्ति किसके पास है, निर्वाचित सरकार के पास में। सरकार हर 5 वर्ष में निर्वाचित होती है और जो सरकार अच्छा कार्य करती है उसे 5 वर्ष में जनता क्या करती है, पुरस्कार दे देती है, अर्थात दोबारा से चुन लेती है। और जो सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है उसे क्या करती है, उसको बेदखल भी करने का कार्य करने का प्रयास करती है। कौन, जनता। जनता एक तरह से पुरस्कृत और दंडित करने का कार्य करती है। सोचिए, इंडिया फाइट अगेंस्ट करप्शन कितना बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और वहीं से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वहीं से उनका जो है उद्भव और विकास देखने को मिला। समझ रहे। तो मेरा कहने का सेंस है कि निर्णय की शक्ति वैधानिक संस्था को प्रदान करता है। यह वैधानिक संस्था कौन होती है, निर्वाचित सरकार होती है। समझ रहे। सरकार पर सीमाएं भी संविधान आरोपित करने का कार्य करता है। कौन कौन सी सीमाएं, देखिए सरकार क्या करेगी, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार पर अन्य कई सीमाएं आरोपित की गई है। तो सीमित एवं मर्यादित सरकार और नियंत्रण एवं संतुलन के माध्यम से शासन करना, ये हमारी व्यवस्था का मूलभूत भावना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नाम से जानते हैं। अर्थात सीमित एवं मर्यादित सरकार जो नियंत्रण एवं संतुलन के माध्यम से कार्य करती है उसे हम संविधानवाद की संज्ञा या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की संज्ञा हम देते हैं। तो संविधानवाद क्या हो गया, संविधानवाद एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसके अंतर्गत सीमित एवं मर्यादित सरकार की बात की जाती है, नियंत्रण एवं संतुलन के आधार पर कार्य करने का कार्य किया जाता है। अब सोचिए, कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि कई स्थानों पर तो लिखित संविधान है और कई स्थानों पर अलिखित संविधान है। बिल्कुल, लिखित संविधान भी होता है और अलिखित संविधान भी होता है। तो क्या जहां पर लिखित संविधान नहीं है वहां पर संविधानवाद होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, सीमित एवं मर्यादित सरकार होनी चाहिए, नियंत्रण एवं संतुलन के माध्यम से कार्य होना चाहिए, जनता की मूल भावना के अनुसार कार्य होना चाहिए, वहां पर संविधानवाद होगा। जैसे हम देख लेते हैं ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है, परंपराओं के आधार पर कार्य होता है, लेकिन वहां पर सीमित एवं मर्यादित सरकार है। वहां पर मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून का शासन बात की जाती है ना। तो वहां पर क्या है, संविधानवाद है। भारत में संविधानवाद है या नहीं? भारत में तो लिखित संविधान भी है, तो लिखित संविधान भी है और इसके अलावा सीमित एवं मर्यादित सरकार है, नियंत्रण एवं संतुलन के माध्यम से कार्य होता है, लोकतांत्रिक रूप में कार्य होता है, 5 वर्ष बाद सरकार चुनी जाती है, चुनाव होता है। समझे? तो संविधान क्या करता है, सरकार पर सीमाएं आरोपित करता है और इसे संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए, कई जगह अलिखित संविधान ब्रिटेन के अलावा भी है। कहाँ कहाँ है, सोचिए, बताइए। ब्रिटेन के अलावा अलिखित संविधान और कहाँ है? मन में विचार आएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इजराइल के अलावा सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, समझ रहे, सान मरीनो, इटली के अंदर क्या है, इटली ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। सान मरीनो एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 34,000 जनसंख्या है, 61 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। तो ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल भी नहीं है और ज्यादा बड़ी जनसंख्या भी नहीं है, तो वहां पर भी है। समझ रहे? तो इजराइल में क्या है, अलिखित संविधान है। इजराइल क्या है, हालांकि यहूदी स्टेट कहा जाता है। हम देखते हैं विविधता की जो हमने बात की थी। सोचिए, इजराइल में क्या है, इजराइल में 74% जनसंख्या इजराइल में यहूदियों की है, जूस की है और 21% अरेबे की है, जिसमें कौन कौन से, इस्लामिक, क्रिश्चियन और ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं और बची हुई 5% जनसंख्या अन्य लोगों की है। तो वहां पर क्या है कि विविधता उतनी नहीं है जितनी भारत में है, इसलिए वहां पर क्या एक हो सका, वहां पर राज्य का एक तरह से कह दिया गया कि इजराइल इज अ ज्यूस स्टेट। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि क्या करता है कि भारत में एक संविधान है और वह सीमित एवं मर्यादित सरकार की बात करता है। वहां पर किसी एक धर्म का या किसी एक समुदाय का वर्चस्व नहीं स्थापित हो सकता। तो कहने का मेरा सेंस है, चाहे लिखित हो या लिखित संविधान हो, बस सीमित एवं मर्यादित सरकार जहां जहां है वहां पर क्या होगा, और नियंत्रण एवं संतुलन के माध्यम से कार्य हो रहा है, वहां पर संविधानवाद होगा। उत्तर कोरिया में सोचिए, है संविधानवाद या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? बेशक संविधान हो, लेकिन वहां पर तो शासन किसके माध्यम से संचालित किया जाता है, किम जोंग उन और उनकी सिस्टर के माध्यम से संचालित किया जाता है और जनता के कल्याण को सुनिश्चित नहीं किया जाता है।
सरकार के पास असीमित शक्तियां, सीमित तो है नहीं, तो इसलिए वहां पर संविधानवाद नहीं है, तो इसके आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान क्या करता है, जनता की भलाई एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए भी सरकार को कुछ शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां प्रदान करता है, जैसे स्त्रियों और बच्चों के हित में कानून बनाने का कार्य करना। आर्टिकल 15(4) में दिया गया है, क्या दिया गया है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कानून बना सकेगा और कोई भी प्रावधान इस शक्ति को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने का कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कमजोर वर्गों के प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया, आरक्षण भी प्रदान किया गया है। तो सरकार के माध्यम से सरकार ने क्या किया है, प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। तो जनता की भलाई एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए सरकार को सकारात्मक शक्तियां संविधान प्रदान करता है। इसके अलावा नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान के लिए मूलभूत अधिकार प्रदान करना संविधान का एक कार्य होता है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो ये सब मूल अधिकार भी संविधान के माध्यम से दिए गए हैं। और इस संविधान को कब अपनाया गया, हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया। प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना, हम भारत के लोग मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान को कब अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन क्या मनाते हैं हम, संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान को किस दिन लागू किया गया, लागू किया गया संविधान को 26 जनवरी 1950 को। और इसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस भी कहते हैं 26 जनवरी को, समझ रहे ना। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि हमने संविधान को इस तरह से हम व्यापक रूप में देखते हैं, संविधान क्या है, संविधान के क्या कार्य होते हैं, इस तरह से हमने समझने का प्रयास किया। संविधान के माध्यम से संपूर्ण राज्य व्यवस्था संचालित होती है, सार्वजनिक कार्य संचालित किए जाते हैं। और सार्वजनिक ही नहीं, निजी रूप में भी कहीं ना कहीं संविधान वहां पर हस्तक्षेप करता है। यदि किसी एक व्यक्ति की वजह से दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा हो, उसका अतिक्रमण हो रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा, संविधान क्या होगा, उसे क्या करेगा, सरकार क्या होगा, वहां पर हस्तक्षेप करेगा। संविधान क्या होगा, हस्तक्षेप करेगा। जैसे अभी देखा ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाया ना, ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित किया गया, अनटचेबिलिटी को प्रतिबंधित किया गया, ये सब कानून बने हुए हैं ना। तो ये संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार ये कानून बनाए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में ही सही, अगर वह डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है और डोमेस्टिक वायलेंस करता है अपने घर परिवार में, तो क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लग जाएगा। अगर स्त्रियों पर कुछ अत्याचार किया जाता है तो ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। हालांकि आपका निजी जीवन है, लेकिन अगर महिला जाती है कोर्ट में या पुलिस के पास तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, समझ रहे हैं। इसी तरह से अनटचेबिलिटी लॉ बनाया गया। अगर आप व्यक्तिगत जीवन में ही सही अगर क्या करते हैं, आप जो है दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करते हैं, तो उसके लिए सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है। अगर अधिकारों का हनन करते हैं तो समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये है, चाहे सार्वजनिक जीवन में ही सही या व्यक्तिगत जीवन में ही सही, अगर आप दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो संविधान के माध्यम से आपका निजी जीवन भी अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है। और आपको पता है कि देखिए संविधान क्या करता है, संविधान में तो प्रावधान दिए गए, लेकिन हर चीज के लिए कानून बनाए गए जिससे संविधान की मूल भावनाओं को कार्यान्वित किया जा सके। अब हो सकता है कोई कहे कि कहाँ लिखा हुआ है संविधान में, संविधान में तो कहीं कई चीजें नहीं लिखी हुई हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए क्या किया गया, अनटचेबिलिटी को प्रतिबंधित करने के लिए सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 बनाया गया है, समझ रहे हैं। SC ST के खिलाफ दुर्व्यवहार ना हो तो उसके लिए क्या किया गया, 1989 में अधिनियम बनाया गया था। तो इस तरह से कई कानून बनाए जाते हैं संविधान की मूल भावना के अनुसार। तो संविधान एक व्यापक संकल्पना होती है जो सार्वजनिक जीवन को संतुलित करती है और निजी जीवन को भी अनुशासित करने का प्रयास करता है। इसके अलावा हम बताते हैं आपको कि संविधान के माध्यम से हमने देखा कि राज्य व्यवस्था पूरी संचालित होती है। राज्य व्यवस्था को देखा, राज्य किस तरह से कार्य करता है, राज्य क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, राजनीतिक तंत्र क्या होती है, व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सरकार संपूर्ण रूप से किस तरह से कार्य करती है, हमने सारी चीजें देखी। और इन सब में संविधान की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही क्या होता है, सभी संस्थाओं के मध्य में कार्य का विभाजन होता है, सभी संस्थाओं को एक दूसरे से चेक एंड बैलेंस रहता है और देश में एक सामंजस्य बना रहता है, समाज में एक सामंजस्य बना रहता है। तो इस तरह से आज हमने स्टूडेंट्स देखा कि व्यापक रूप में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा। आज हमने कई शब्दों को परिभाषित करने का प्रयास किया, कई हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। इसके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको आगे संविधान और राज्य व्यवस्था पूरा अच्छे से समझ में आ सकेगा और ये आपकी एक तरह से एक आधारभूत एक
आपकी संरचना तैयार हो गई, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार हो गया जिसपे आपकी पूरी सब्जेक्ट की इमारत तैयार होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी बात पर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए और अन्य लोगों के बीच में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।